क्वेश्चन नंबर 24, द मोलैरिटी ऑफ, अरे नालायक इंसान, ये तो फॉर्मूला होता है जी। मोलैरिटी इज इक्वल टू 10 इंटू डी इंटू एक्स बाई एम। ये फॉर्मूला रट लेना। अगर हम लोगों के पास परसेंटेज वेट बाई वेट दे रखा और हम लोगों को कंसंट्रेशन निकालना है, बेसिकली मोलैरिटी निकालना है, तो डेंसिटी दे रखा होगा, मोलर मास मालूम होगा, सीधा 10 डी एक्स बाई एम लगाना है, जहाँ पे एक्स वाला पार्ट परसेंटेज वेट बाई वेट है, एम वाला पार्ट जो नीचे है ये हम लोग का मोलर मास है। उसके अलावा हम लोग का डी वाला जो पार्ट है ये डेंसिटी कहलाता है। ये हम लोग का कन्वर्जन वाले पार्ट को बहुत ही बेसिक सा चीज़ है, और सी वाले पार्ट को हम लोग मोलैरिटी बोलते हैं या फिर कंसंट्रेशन बोलते हैं। तो सवाल में पूछा मोलैरिटी ऑफ 98%, मतलब 98% वेट बाई वेट, डेंसिटी दे रखा, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू 10 इंटू डेंसिटी दे रखा 1.8 इंटू एक्स हो गया 98 डिवाइडेड बाई मोलर मास वाला पार्ट हम लोग का H2SO4 का मोलर मास 98 ही होता है। ये कैंसिल आउट हो गया, बचेगा 18 मोलर, अपना आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखना, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 डी एक्स बाई एम। बाकी कन्वर्जन्स को हम फॉर्मूले से नहीं बताया करते हैं, बाकी कन्वर्जन्स का जनरल तरीका ध्यान रखना, अगर नहीं मालूम तो बता देना। एक अभी अभी जस्ट हम 11th वालों को एक लेक्चर पढ़ा है कन्वर्जन वाले पार्ट का, जस्ट अभी एक लेक्चर हुआ है, तो वो लेक्चर का हम लिंक भेज देंगे, उसको एक बार सुन लेना, प्रवचन टाइप का है थोड़ा, वो कन्वर्जन का एक लेक्चर सुन लेना। लेकिन ये फॉर्मूला ध्यान रखना, बाकी चीजें जनरलाइज है, बट ये फॉर्मूले के थ्रू ही सॉल्व करने का है। क्वेश्चन नंबर 24 के अलावा और कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 वाले पार्ट में at 88 degree Celsius, benzene has a vapor pressure of 900 torr and toluene has a vapor pressure of 360 torr. What is the mole fraction of benzene in the mixture with toluene that will boil at 88 degree Celsius and 1 atm pressure? तो बॉइलिंग पॉइंट का बेसिक मतलब क्या बताए थे? तो ये बोले थे कि जब वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर हो जाए। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर का मतलब क्या है? तो पी मतलब सॉल्यूशन के केस में पी सॉल्यूशन लिख सकते हैं हम लोग, दैट विल बी इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर, जो कि 1 atm के बराबर दे रखा। पी सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं? सॉल्यूशन मतलब पी सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं? तो रॉल्स लॉ वाले पार्ट में पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी होना चाहिए। और हम लोगों को पूछा है कि हम लोगों का जो मोल फ्रैक्शन है बेंजीन का वो कितना होगा। तो जैसे मान लो बेंजीन का मोल फ्रैक्शन मान लेते हैं एक्स के बराबर, तो उस केस में दूसरे वाले पार्ट को 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं, मतलब एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 है। तो आराम से अगर एक पार्ट मालूम कर लिया हम लोगों ने, या फिर एक पार्ट को एक्स मान लिया, तो दूसरा वाला पार्ट 1 माइनस एक्स के बराबर आराम से लिखा जा सकता है, या 1 माइनस एक्स के बराबर आराम से लिखा जा सकता है। तो अपने कैलकुलेशन वाले पार्ट में क्योंकि बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उसी को एक्स मान लेते हैं। बेंजीन का वेपर प्रेशर 900 दे रखा, इसका मोल फ्रैक्शन हम लोग एक्स के बराबर मान लेते हैं, तो 900x हो गया वैल्यू, प्लस टॉलुइन का वेपर प्रेशर 360 दे रखा, तो 360 इंटू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 atm प्रेशर। 1 atm प्रेशर का मतलब टॉर्क के टर्म में 760 टॉर्क होगा। यहाँ से एक्स वाला पार्ट निकाल पाएंगे? यस सर। कितना आना चाहिए बताओ? ज्यादा भारी कैलकुलेशन तो नहीं दिख रहा, 360 को सामने उठा के ले जाएंगे तो हम लोग का 400 वैल्यू बचेगा, और माइनस है ना 360, तो 600 मतलब 540x इज इक्वल टू हम लोग का वैल्यू आना चाहिए सामने वाले पार्ट में 400। इसका मतलब x इज इक्वल टू 400 बाई 540, ऐसा कुछ वैल्यू आएगा, 400 बाई 40 बाई 54, तो 27 हो गया और ऊपर हो गया 20, 20 बाई 27 ऐसा कुछ वैल्यू आना चाहिए x वाला पार्ट। हम लोग के ऑप्शंस में क्या क्या दे रखा है? अच्छा डेसिमल दे रखा है, 20 बाई 27 कितना होगा नियर अबाउट? 0.74। याद करके बैठी हुई आंसर, इसका फोर्थ आंसर होगा तो 0.74। और क्या डाउट क्वेश्चन नंबर 38 के अलावा? 25 क्वेश्चन नंबर 25, equal volume of 0.1 molar AgNO3 and 0.2 molar NaCl are mixed, the concentration of NO3 minus ions will be। सिंपल सा सवाल है यार, अगर मान लो कि हम लोग का 0.1 मोलर है बट वॉल्यूम को डबल कर दे रहे हैं तो कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगा। इक्वल वॉल्यूम मिक्स किया हम लोगों ने, मतलब पहले अगर वॉल्यूम V था, दूसरे का वॉल्यूम V था, तो टोटल वॉल्यूम 2V के बराबर हो गया। तो NO3 माइनस का अमाउंट तो उतना ही रहने वाला है बट उसको वॉल्यूम डबल फील होगा,
तो जो कंसंट्रेशन है विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स सेम रह रहा है बट वॉल्यूम डबल हो जा रहा है। तो अगर वॉल्यूम डबल हो गया तो कंसंट्रेशन हाफ टाइम्स हो जाएगा, मतलब 0.05 के बराबर आंसर होना चाहिए। ऑल्दो ये जैसे ठीक है, अगर तुम लोग को मोलैरिटी वाले पार्ट में दिक्कत होता है, कंसंट्रेशन टर्म में दिक्कत होता है, स्पेशली श्रेया तुमको अगर दिक्कत होता है, श्रेया श्रुति जो भी श्रुति, अगर तुमको दिक्कत होता है तो बता देना, तो हम तुमको एक लेक्चर भेजेंगे अभी 11th क्लास में हम लोग कंसंट्रेशन टर्म, ऑलमोस्ट 2 लेक्चर है कंसंट्रेशन टर्म का, उसको देख लेना, आसानी से ये सब चीजें समझ में आ जाएंगी। और कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 47 इतना नंबर दिए थे क्या? हाँ दिए थे। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए वेपर अब सॉल्यूशन इन द मिक्सचर इज, वेपर का मोल फ्रैक्शन बोला है, लिक्विड का नहीं पूछा है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए वेपर्स एबव सॉल्यूशन हम लोग को वाई ए पूछा है, तो नहीं बनेगा क्या वाई ए? आंसर नहीं आ रहा था। अच्छा, तो ज्योत्सना तुम्हारा आंसर आ रहा था 47 का? यस सर। ओके चलो, तो जैसे ऐसा हम लोग लिखे थे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए या वेपर प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए इज इक्वल टू वाई ए इंटू पी सॉल्यूशन, ये सबसे पहला एक्सप्रेशन था। दूसरा पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी, और दूसरे वाले केस में वाई बी इंटू पी सॉल्यूशन। और हम लोग के एक्सप्रेशन वाले पार्ट में हम लोगों का एक्स ए का वैल्यू 0.4 दे रखा है, और एक्स ए का वैल्यू अगर 0.4 है तो एक्स बी कितना हो जाएगा तान्या? 0.6। ठीक है, और पी नॉट ए 100 दे रखा, पी नॉट बी 200 दे रखा, तो बेसिकली हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 100 इंटू एक्स ए मतलब 0.4 इज इक्वल टू वाई ए इंटू पी सॉल्यूशन, और दूसरा 200 इंटू 0.6 इज इक्वल टू वाई बी इंटू पी सॉल्यूशन। दोनों का रेशियो ले लो, पी सॉल्यूशन कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी अपना एक्सप्रेशन जो है उसमें 100 और 200 कैंसिल आउट होगा, 2 बचेगा, यहाँ से डेसिमल हटा देते हैं, 4/6, ये वाला पार्ट 2 टाइम्स होगा, ये वाला पार्ट 1/3, मतलब वाई ए अपॉन वाई बी इज इक्वल टू 1/3। यहाँ से वाई ए कितना लिख सकते हैं? 0.33। बट इतना मार मारेंगे मेरे क्लास में नहीं बताए थे, 1/4 लिखेंगे ना। ओ अच्छा सॉरी। 0.25, ठीक है। सर ऐसे नहीं कर लेंगे, पी सोल्यूशन तो 300 आएगा ना। हमको नहीं मालूम है कितना आएगा पी सॉल्यूशन, वो तरीका हम बताए थे कि अवॉइड करो, लंबा तरीका है वो, पी सॉल्यूशन निकाल के कर सकते हैं, मना थोड़े ना कर रहे हैं, बट उससे भी आंसर आ ही जाना चाहिए अगर इधर से आ रहा है, और आंसर इसका 0. अच्छा हाँ 0.25 है, करके देखो, उधर से भी वही सोल्यूशन आना आंसर चाहिए। सही है। आंसर ठीक है, आंसर यही है। हाँ हाँ, मतलब होना तो यही है, तो उधर से भी वही आंसर आएगा, हो सकता है तुम्हारे कैलकुलेशन कुछ एरर हो तो अलग बात है। और कोई डाउट क्वेश्चन नंबर 47 के अलावा? चलो ठीक है, तो पहले हम लोग कौन सा टॉपिक करें? जीओसी आइसोमेरिज्म करते हैं, लास्ट क्लास में जीओसी हुआ था, आइसोमेरिज्म बहुत दिन से बाकी है। पहले बताओ आइसोमेरिज्म में अगर कोई डाउट है तो। लास्ट क्लास में आइसोमेरिज्म हुआ था। लास्ट क्लास में आइसोमेरिज्म हुआ था, जीओसी नहीं हुआ था। चलो तो जीओसी कर लेते हैं पहले, जीओसी में जो भी डाउट है बताते जाओ। तो 108 जीओसी में 108 से डिस्कशन नहीं हुआ है, ये भगवान। 108 में डाउट है जी, किसका डाउट है? ज्योत्सना का डाउट है ना? तो 101। एक कहानी बताए तो, एक नाम बताए तो, होम्स जॉब्स। तो वो तो बताए थे, फिर भी हमको आंसर में डाउट है। अच्छा बोलो क्या डाउट है, क्या डाउट है, जल्दी बोलो। सर अगर नंबर ऑफ कार्बन बढ़ता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटता है ना, हाँ, तो इसके हिसाब से तो आंसर मेरा नहीं आ रहा है। तो इनकरेक्ट ऑर्डर ही तो पूछा है। जो करेक्ट है वो आंसर है शायद। तो वैसे वैसे मतलब काइंड ऑफ पॉइंट है, क्योंकि इनकरेक्ट ऑर्डर तो सारा हो सकता है, 3 वैल्यू है अगर मान लो ए बी सी, तो इसको अरेंज करने का तो बहुत सारा तरीका हो सकता है, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, ए ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन बी, तो इनकरेक्ट तो बहुत सारा होगा, करेक्ट एक ही होगा ना, इसमें करेक्ट होना चाहिए, क्वेश्चन में करेक्शन होना चाहिए मेरे हिसाब से। हम पहले तो चलो एक बार ऑप्शन देख भी लेते, सही है। यस सर। हम देख लेते हैं एक बार
कि हम लोग का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है ओम्स जाप्स, तो ओम्स जाप्स में जैसे हेप्टेन वाला पार्ट सबसे लास्ट में सुबेरिक एसिड आता है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ में ऑक्जेलिक एसिड, फिर मेलोनिक एसिड और फिर सबसे लास्ट में सुबेरिक एसिड होगा। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, तो के का ऑर्डर सेम होगा, पी के का ऑर्डर जस्ट उल्टा हो जाएगा, पी के ऑफ 1 लेस देन पी के ऑफ 2 लेस देन पी के ऑफ 3। ये करेक्ट ऑर्डर है मेरे हिसाब से। पी के 3 सबसे बड़ा होना चाहिए, 1 2 3, ऑप्शन सी आंसर सही है, मतलब सही ऑर्डर है। तो बी भी तो वही है। बी भी वही है। क्या मजाक चल रहा है ये? सर ऑप्शन ही गलत है यहाँ। चलो ठीक है, छोड़ो फिर, इग्नोर मारो। समझ में आ गया ना सवाल? तो समझ में आ गया ना? चलो छोड़ सकते हैं। सर और डाउट? 101 101 ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हलाइड, सॉरी ये तो 100 है, अमंग द xylene which is thermodynamically most stable। ये छोटा सा पॉइंट थोड़ा अच्छा सवाल है, इसको याद रखना। मेटाजाइलिन थर्मोडायनेमिकली सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो उसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि हम लोग का जो ऑर्थोजाइलिन और पाराजाइलिन है, जैसे अगर मान लो यहाँ पे हम लोग हाइपर कंजुगेशन तो करा सकते हैं, केवल पारा वाले को शो कर रहे हैं, ज्यादा बेटर है, या चलो ऑर्थो वाले को शो कर देते हैं। हम लोग का अगर हाइपर कंजुगेशन हुआ तो हाइड्रोजन वाला पार्ट कार्बन की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से बॉन्ड को ब्रेक करके कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज बनेगा। एक बार माइनस चार्ज बन गया तो जो हम लोग का ये येलो वाला हाइड्रोजन है, और येलो कलर से नहीं ग्रीन कलर से दिखा देते हैं, जो हम लोग का ये ग्रीन वाला हाइड्रोजन है, ये पार्ट हाइपर कंजुगेशन में नहीं जा पाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज उसको हाइपर कंजुगेशन में नहीं जाने देगा। तो ऐसा बोल सकते हैं कि 6 हाइपर कंजुगेशन है, लेकिन एक का हाइपर कंजुगेशन दूसरे के हाइपर कंजुगेशन को रोक रहा है, क्रॉस टाइप का कंजुगेशन है। एक का पार्ट या एक का रेजोनेंस दूसरे के रेजोनेंस को हिंडर कर रहा है। जबकि अगर हम लोग यही चीज मेटाजाइलिन में अप्लाई करें, तो मेटाजाइलिन वाले पार्ट में हम लोगों का ये रेड वाला हाइड्रोजन अगर हाइपर कंजुगेशन में जाएगा तो ये पाई बॉन्ड को उठा के माइनस चार्ज बना सकते हैं, लेकिन जो नीचे ग्रीन वाला हाइड्रोजन है इसको अभी फर्क नहीं पड़ रहा, ये भी अपने पाई बॉन्ड को आगे लेके जा सकता है। तो खैर अभी हम रेड वाले को और आगे बढ़ाते हैं। रेड वाले पार्ट को अगर हम लोग और आगे लेके जाएं तो उस केस में हम लोग का पाई बॉन्ड ब्रेक करके आगे चला जाएगा। तो बेसिकली हमको देख के मालूम पड़ रहा है कि हम लोग का जब रेजोनेंस और आगे बढ़ेगा तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आएगा कि हम लोग का यहाँ पाई बॉन्ड आ गया और उसके अलावा ऊपर हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज है, तो हम लोगों का जो दूसरा हाइड्रोजन है, ये दूसरा हाइड्रोजन वाला पार्ट आराम से हाइपर कंजुगेशन में जाना प्रेफर करेगा, ये आगे शिफ्ट हो जाएगा और हम लोग के बॉन्ड को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा। तो जैसे हम लोग ये जो हाइपर कंजुगेशन करा रहे हैं उसमें ऑर्थो एंड पारा पोजिशन पे एक का हाइपर कंजुगेशन दूसरे को हिंडर करेगा, बट मेटा पोजिशन का हाइपर कंजुगेशन, एक का हाइपर कंजुगेशन दूसरे से इंडिपेंडेंट चल रहा है, दोनों अपने हिसाब से काम कर सकता है, तो ज्यादा इफेक्टिव रेजोनेंस है। काइंड ऑफ लीनियर कंजुगेशन, ऑल्दो लीनियर क्रॉस बोलना थोड़ा गलत है यहाँ पे, एक का पार्ट दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहा, दोनों इंडिपेंडेंटली चल रहे हैं, तो हाइपर कंजुगेशन ज्यादा इफेक्टिव मेटाजाइलिन निकल के आएगा। तुम लोग इसको एज अ फैक्ट याद रखना कि ऑर्थो मेटा पैराजाइलिन में मेटाजाइलिन थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल होता है। हम लोग एक छोटा, हेलो हेलो, आवाज आ रहा है? हेलो, यस सर। ओके हाँ, तो जैसे ये सवाल हम लोग आइसोमराइजेशन में यूज करेंगे, आइसोमराइजेशन वाले पार्ट में चीज काम का आएगा। ऐसा एक सवाल होता है ऑर्थोजाइलिन या हम लोग का पाराजाइलिन, अगर इसका रिएक्शन हम लोग AlCl3 के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कुछ और एजेंट होता है, शायद वेनेडियम ऑक्साइड होता है, तो इस केस में ये दोनों के दोनों पार्ट अपने आप को आइसोमराइज करके मोर स्टेबल फॉर्म मेटाजाइलिन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये पूरा का जो पूरा प्रोसेस है ऑर्थोजाइलिन और पाराजाइलिन वाले पार्ट का, ये मेटाजाइलिन में जो कन्वर्ट हो रहा, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग आइसोमराइजेशन बोलते हैं, और आइसोमराइजेशन में हमेशा लेस स्टेबल कंपाउंड मोर में कन्वर्ट होने की कोशिश करता है। ये एक सवाल है जो तुम्हारे नीट के बुकलेट में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है, मालूम होना चाहिए तुम लोगों को ये चीज। तो ये फैक्ट बस याद रखना, मेटाजाइलिन इज मोर स्टेबल देन ऑर्थो एंड पाराजाइलिन। रीजन इतना एक्सप्लेनेशन के साथ जानने की जरूरत नहीं है। ऑल्दो क्वेश्चन नंबर 101 के बाद और बेटा 107 क्वेश्चन नंबर 107 में
among the given compound the two that yields the same carbocation on ionization। तुम लोग डिस्कशन वाले ग्रुप में क्वेश्चन ही देखना छोड़ दिया है क्या? उसमें क्वेश्चन पूछा था कोई, ऋषभ पूछा था शायद से। क्वेश्चन देख लिया करो, एटलीस्ट केमिस्ट्री का क्वेश्चन आता है तो देख लिया करो। मान लो यहाँ माइनस चार्ज बना, सॉरी आयोनाइजेशन हुआ, कार्बोकटायन बना, तो रेजोनेंस करा के देखो कि कार्बोकटायन में क्या रेजोनेंस के बाद स्ट्रक्चर बन सकता है। या फिर जैसे मान लो इसको छोड़ो, तुम लोग को कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट का आइडिया है क्योंकि तुम लोगों ने ऑर्गेनिक पढ़ रखा है, तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज जो बनेगा वो अपने आप को रीअरेंज करके यहाँ लेके जाएगा। तो पहले वाले पॉजिटिव चार्ज में और दूसरे वाले पॉजिटिव चार्ज में फर्क नहीं रहेगा, ब्रोमीन तो हट ही गया यहाँ से, ब्रोमीन किसी काम का नहीं है, तो ये दोनों के दोनों सेम कार्बोकटायन दे सकते हैं। थर्ड वाले केस में ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा अगर कार्बोकटायन बनता है तो, और फोर्थ में कार्बोकटायन बनने पे और भी दिक्कत है, वहाँ पे कार्बोकटायन ही नहीं बनेगा। तो कार्बोकटायन बनने के बाद रीअरेंजमेंट होगा, उस रीअरेंजमेंट वाले पार्ट में अगर कॉमन कार्बोकटायन आ रहा वो चीज आइडेंटिफाई करना है अपने को क्वेश्चन में, ठीक है? यस। क्वेश्चन नंबर 107 के अलावा 122। बाकी लोग भी बोलते जाओ अपना अपना डाउट। 122, which metal catalyzed reaction would release the maximum amount of heat per CH2 unit? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन नहीं पूछ रहा, सवाल में ये पूछ रहा है कि हम लोगों का जो रिएक्शन होगा उस रिएक्शन में हम लोगों के एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन, बेसिकली मतलब एक एटम ऑफ कार्बन के रिस्पेक्ट में कितना एनर्जी लिबरेट होगा, हम लोग को ये चीज जानना है। तो जैसे अगर मान लो इस सवाल को हमको सॉल्व करना है तो हम पहले ऐसा कर लेते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कंपेयर कर लेते हैं। जैसे मान लो सबसे पहले साइक्लोप्रोपेन दे रखा, तो साइक्लोप्रोपेन वाले पार्ट में अगर हम लोग हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कंपेयर करेंगे तो एक तो मान लो 3 मेंबर रिंग है, और इतना तुम लोग को याद होगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो हम लोग डिस्कस करते थे उसमें हम ऐसा बोले थे, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ 5 बॉन्ड्स, और दूसरा अगर नंबर ऑफ 5 बॉन्ड सेम है तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो एक तरफ हमको दिख रहा साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन, एक तरफ 3 मेंबर रिंग है, दूसरे तरफ 4 मेंबर रिंग है, तीसरे तरफ 5 मेंबर रिंग है और चौथे तरफ 6 मेंबर रिंग है। इन सब में सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किस में होगा? 1 2 3 4 4 में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा होगा। ये फॉर्मूला देख लो, ऊपर देखो, 1 जिसमें स्टेबिलिटी सबसे कम होगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा होगा। तो एक चीज मालूम पड़ गया, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा होना चाहिए, फिर 2, फिर 3, फिर 4 होना चाहिए। अब ये भी बोला है कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन या अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड पर CH2, तो जैसे यहाँ पे टोटल 3 कार्बन है तो एक कार्बन के लिए वैल्यू कितना होगा? तो जो भी वैल्यू है, मान लो हम लोग का वैल्यू x आया तो x/3 ले सकते हैं। पूरे मॉलिक्यूल के हिसाब से बात करें तो उसमें 3 कार्बन के लिए टोटल x एनर्जी गया, तो एक कार्बन के रिस्पेक्ट में कितना गया? तो x/3 गया। फिर दूसरे वाले केस में सिमिलरली y/4 जाएगा, फिर आगे वाले पार्ट में कुछ वैल्यू जाएगा। तो फोर्थ वाले केस में मान लो जैसे W मान लेते हैं तो W/6 जाएगा। एक तो W छोटा और साथ ही साथ 6 से डिवाइड कर रहे हैं उसको। जैसे इसको ऐसा मान लो कि हम लोग 100 लिखे, फिर 50 लिखे, फिर उसके बाद मान लो 30 लिखे और 10 लिखे, ये हम लोग का ऑर्डर है। अब उसमें पहले वाले को 3 से डिवाइड किया, दूसरे वाले को 4 से डिवाइड किया, तीसरे वाले को 5 से डिवाइड किया, चौथे वाले को 6 से डिवाइड किया। तो जो ऊपर का मैग्नीट्यूड है, न्यूमरेटर छोटा हो रहा है और डिनोमिनेटर और बड़ा करते जा रहे हैं, तो ओवरऑल वैल्यू तो सबसे कम लास्ट वाले केस में आना चाहिए। तो इसका मतलब साइक्लोहेक्सेन वाला पार्ट हो जाएगा। समझ आया? यस। और इसके अलावा कोई डाउट? 128 क्वेश्चन नंबर 128 में श्रुति तुमको डाउट नहीं पूछ रही है, होमवर्क नहीं बनाई है क्या? 163 में। और 63 में डाउट है, आते हैं इस चीज पे। Which of the following reaction is not exothermic? रुक जाओ इस सवाल के लिए, अभी गलती से सवाल दे दिए। चलो इस सवाल को हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, इसको अभी के लिए हम हटा देते हैं, इसको हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म में सीख लेंगे। और कोई डाउट? 131 रैंक द हाइड्रोजन एटम इन द ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्टैंड बैक। ऐसा घटिया सवाल पूछती है दी, ऐसा सवाल डिस्कस नहीं किए हैं क्लास में। H हटाओ माइनस चार्ज बनेगा, माइनस चार्ज बनेगा, माइनस चार्ज बनेगा। CA से ज्यादा क्यों होगा? CA से ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि हम लोगों का
एक तो sp2 कार्बन है, तो sp2 एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज बन रहा है। ऑल्दो नेगेटिव चार्ज अगर रेजोनेंस में जाएगा तो भी है, लेकिन पॉइंट ये है कि हाइड्रोजन हटने के बाद वहाँ नेगेटिव चार्ज बन रहा है, और यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर हाइड्रोजन है। तो जैसे यहाँ से समझ और कोई डाउट? 135 135 जो उसमें भी डाउट नहीं पूछ रही है। टेकिंग इनटू अकाउंट द हाइब्रिडाइजेशन एंड सर रेजोनेंस इफेक्ट। आगे डाउट है, ये सब में डाउट। Okay. Taking into account the hybridization and resonance effect, rank the following bonds in the order of decreasing bond length. हम लोग को बॉन्ड लेंथ डिक्रीजिंग ऑर्डर में कंपेयर करना है। अरे है नालायक लोग वाला काम करती है। इस केस में एक सवाल हम पूछेंगे, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा कि नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा? क्या होता है? बॉन्ड लेंथ के कंपैरिजन में नहीं बताया था जी। तो 134 नहीं 135। 135, ओह सॉरी। which one of the following carbocation has the longest half life? अच्छा ये टर्म तुम लोगों ने नहीं सुना होगा, काइनेटिक्स में सुन सकते हैं। चलो ऐसा समझ लो, हाफ लाइफ का मतलब लाइफ की बात कर रहे हैं, जितना स्टेबल उतना ज्यादा लाइफ, बोल सकते हैं ना ऐसा, बायोलॉजी के टर्म में भी बोल सकते हैं, जितना स्टेबल सिस्टम उतना ज्यादा लाइफ, है ना। तो जो कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा उसकी बात कर रहे हैं। और तुम लोगों ने डांसिंग रेजोनेंस वर्ड सुन रखा है, तो इसलिए तुम लोग को ये सवाल दिया है। यहाँ पे डांसिंग रेजोनेंस दिख रहा, इधर डांसिंग रेजोनेंस दिख रहा, इधर भी डांसिंग रेजोनेंस दिख रहा। तो डांसिंग रेजोनेंस होने से सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगा एज कम्पेयर टू एक सिंगल बेंजीन रिंग। और उसके बाद फिर हम लोग का ये टर्शियरी ब्यूटाइल वाला पार्ट भी आता है। डांसिंग रेजोनेंस क्या होता है? ऐसा नहीं सुनिए, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कटायन वाला पार्ट सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, ऐसा स्ट्रक्चर हम नहीं बताया। हम मतलब हम कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी में बताएंगे इस चीज को, फिर कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट पढ़ेंगे, बट अभी के लिए ऐसा समझ लो कि इसको डांसिंग रेजोनेंस की वजह से ज्यादा स्टेबल मानते हैं। टाइम आएगा तो हम बता देंगे, अभी के लिए रुक जाओ। बस ध्यान रखना ऐसा स्ट्रक्चर दिखना चाहिए, 3 मेंबर्ड रिंग, उसके ऊपर एक मिथाइल ग्रुप, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए इसको। इसमें बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी होता है ड्यू टू डांसिंग रेजोनेंस। एरोमेटिसिटी वाले पार्ट को इग्नोर करो, लेकिन नॉर्मल एक बेंजीन रिंग के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो ये ऑर्डर याद रखने लायक होता है। डांसिंग रेजोनेंस वाला ये साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कटायन will be more stable than tertiary butyl cation will be more stable than एक बेंजीन का रेजोनेंस। ऑल्दो रेजोनेंस इफेक्ट हाइपर कंजूगेशन से ज्यादा स्टेबिलिटी दे सकता है, बट 9 हाइपर कंजूगेशन becomes more effective than resonance in case of carbocation only। रेडिकल में नहीं आता। कार्बोकेटायन के केस में 9 हाइपर कंजूगेशन ज्यादा स्टेबिलिटी देगा एज कम्पेयर टू रेजोनेंस इफेक्ट। तो इसलिए हम लोग का एक ये ऑर्डर रटने वाला हो जाता है, थोड़ा ध्यान रखना। और डांसिंग रेजोनेंस सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा इन सब इफेक्ट से। टाइम आने पे बता देंगे इस चीज को। और कोई डाउट? 143 which one of the following isomeric hydrocarbon is most acidic? ये सवाल हमसे कोई और भी पूछा था रिसेंटली, अच्छा सवाल ये। हम एक छोटा सा हिंट देंगे यहाँ पे, जहां कहीं से भी H हटेगा उस H को हटाने के बाद पूरे कंपाउंड को रेजोनेंस में लेके जाना। तो चलो हम बता ही देते, जैसे पहला वाला केस है, मान लो H+ यहाँ से हटाए, माइनस चार्ज को रेजोनेंस में लेके गए, ठीक है, बेंजीन का रेजोनेंस हो सकता है। मान लो दूसरे वाले केस की बात करते हैं, तो ये थोड़ा सोचने वाला चीज है कि जैसे हमको दिख रहा कि हम कहाँ कहाँ से H हटा सकते हैं, तो तुमको थोड़ा सोचना भी पड़ेगा। जैसे मान लो पहला केस है, तो H हटाने का 2 पॉसिबिलिटी है तो बहुत सारा, लेकिन अगर मान लो ये तीसरे पोजीशन से H हटाएंगे, ग्रीन वाले H को हटाएंगे, तो यहाँ का पार्ट रेजोनेंस में नहीं जा सकता, मतलब वहाँ स्टेबिलिटी नहीं है, तो उसका H हटना भी नहीं चाहेगा। जबकि ये दोनों मार्क जो किया मैंने पोजीशन रेड, ये दोनों का नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जा सकता है, बट दोनों ग्रीन पोजीशन नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में नहीं जा सकते, तो ये तो लेस स्टेबल पोजीशन है, ऐसे ही हटा दिया। दोनों जो नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जाएगा, तो चलो रेजोनेंस में तो जा रहा, तो दोनों में इक्वल रेजोनेंस हो रहा, लेकिन कार्बन चेन का प्लस आई नेगेटिव चार्ज को डीस्टेबलाइज भी करेगा। एक प्लस आई दोनों तरफ कॉमन है, बट दूसरा प्लस आई कॉमन नहीं दिख रहा, तो इसीलिए प्लस आई नेगेटिव चार्ज को अनस्टेबल बनाएगा, तो हम लोग का स्टेबिलिटी वाला पार्ट घटाएगा, हम लोगों का डेफिनेटली एसिडिकेशन भी डिक्रीज कराएगा, तो एसिडिकेशन ऊपर वाले का ज्यादा निकल के आएगा, ऐसा सोच सकते हैं। तो पहले तो आइडेंटिफाई करो कि कौन से पोजीशन से H हटा सकते हैं। जैसे सेकंड केस की बात करते हैं, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज बन सकता है
यहाँ नेगेटिव चार्ज बन सकता है, यहाँ नेगेटिव चार्ज बन सकता है, तो इन सब जगह रेजोनेंस मिलेगा। अगर पहले जगह नेगेटिव चार्ज बनेगा, अगर ये रेजोनेंस में जाएगा, तो एक चीज दिख रहा है कि यहाँ पे एरोमेटिक रिंग बनेगा। यस सर। तो एरोमेटिसिटी तो खैर बहुत ड्रास्टिक फैक्टर हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ का नेगेटिव चार्ज कंपाउंड को एरोमेटिसिटी में कन्वर्ट कर पा रहा है, तो यहाँ का नेगेटिव चार्ज बहुत स्टेबल है, तो H भी यहाँ से आसानी से हटाने के लिए रेडी होगा। तो बाकी जगह पे ऐसा कंपैरिजन देख लो कि और ऐसा कहीं पे कर पाएंगे क्या, जैसे थर्ड वाले केस में यहाँ माइनस चार्ज, यहाँ माइनस चार्ज, तो इसको नेगेटिव चार्ज को रेजोनेंस में ले जाएंगे तो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं आएगा। हम लोग ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आएगा कि यहाँ पे एक पाई बॉन्ड बन जा रहा है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ एरोमेटिक कंपाउंड नहीं बन रहा। लास्ट वाले केस को भी कंपेयर करके देख लो कि अगर यहाँ पे माइनस चार्ज है तो रेजोनेंस हो रहा है बट एरोमेटिक कंपाउंड नहीं बन रहा, इसलिए बी ऑप्शन आंसर होना चाहिए, ऐसा सोचा जा सकता है। ऑल्दो बहुत अच्छा सवाल है, बहुत हाई लेवल का सवाल बोल सकते हैं, इतना आसानी से नहीं सोच सकते, बस सीखने लायक अच्छा सवाल है कि ऐसा भी कुछ जिंदगी में हो सकता है, बस वो सीखने के लिए सवाल है। समझ आया सवाल? यस सर। ठीक है, मतलब इसमें जैसे ही मैंने बोला कि एरोमेटिक बन रहा है तो हाँ ठीक है एरोमेटिक बन रहा है, इतना सोच पाए, इतना सफिशिएंट है तुम लोगों के लिए। ये क्वेश्चन तुम्हारे काम का नहीं है, बट उसका ये जो लर्निंग वाला पार्ट था कि यहाँ नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में क्या तो एरोमेटिक कंपाउंड बन सकता है, बस ये चीज सीखने लायक था, अच्छा चीज है ये सीखने के लिए। 143 के अलावा कोई डाउट? 147। 145. 145 में यूज द फॉलोइंग डेटा टू आंसर द फॉलोइंग तो ये भी क्वेश्चन। ग्रुप में अरविंद बताया था। हाँ ये भी ग्रुप में अरविंद बताया था। देखो भी ग्रुप पलट के देखिए, देखो तुम लोग नालायक एक नंबर का ग्रुप में तो एटलीस्ट सर ग्रुप में ऐसे कर दीजिए ना कि केमिस्ट्री का क्वेश्चन के पहले कोई केमिस्ट्री करके कुछ लिख दे, फिर सर्च करेंगे तो तुम डायरेक्ट मिल जाएगा। सर्च मारो तो केमिस्ट्री मिल जाएगा डायरेक्टली। अच्छा अच्छा चलो ऐसा बोल सकते हैं सब लोगों को कि जब भी क्वेश्चन डालो तो नीचे कमेंट में ऐड करना, इमेज खींचने के बाद होता है नीचे कुछ मैसेज भी कर सकते हो, उसमें केमिस्ट्री लिख देना ताकि लोग केमिस्ट्री आराम से ढूंढ पाए। ठीक है चलो हम बोल देंगे। ऑल्दो पलट के देख लिया करो, फिजिक्स का भी सवाल उलट पलट के देख लिया करो, फिजिक्स का बहुत भारी भारी सवाल पूछता है, सब पता नहीं क्या क्या पूछता है, हमको देख के या हमको देख के ऐसा लगता है कि ये सब भी सवाल एग्जिस्ट करता है क्या, हम अपने टाइम में देखे कैसे नहीं थे ऐसा सवाल, जबकि हम अच्छा अच्छा क्वेश्चन सॉल्व किया था, फिजिक्स मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट था, बट हम सवाल देख के ऐसा लग रहा है कि अरे ऐसा भी कुछ होता है क्या, हमको नहीं मालूम पड़ता है। देख लिया करना पलट के, कोई दिक्कत नहीं है। यूज द फॉलोइंग डेटा टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इस केस में जैसे हम ऐसा शायद क्लास में बताए थे कि एक पाई बॉन्ड को हाइड्रोजनेशन में डालने के लिए हम लोग जितना रेजोनेंस एनर्जी की बात, सॉरी जितना हाइट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात करते हैं वो कैलोरी में इतना वैल्यू निकल के आता है। तो जब एंथ्रासीन होगा तो एंथ्रासीन में कितने पाई बॉन्ड्स हैं बताओ साहिल? साहिल एक रिंग में 3 मान लेते हैं, फिर 2 5 और 2 7, तो जैसे एक पाई बॉन्ड में मान लो x एनर्जी है तो साथ में कितना होगा, तो 7x एनर्जी होना चाहिए नॉर्मली, लेकिन हम लोगों का रेजोनेंस होने की वजह से उतना एनर्जी नहीं होगा, तो जो डिफरेंस आएगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन थियोरेटिकल एंड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एक्सपेरिमेंटल, इन दोनों का जो डिफरेंस है ये हम लोगों को रेजोनेंस एनर्जी का वैल्यू देता है। ये हम क्लास में रेजोनेंस एनर्जी में डिस्कस किए थे, तो वो चीज़ को देख लेना एक बार। तो 28.6 इंटू 7 और यहाँ से जो डिफरेंस आया जो मैग्नीट्यूड है उसको रेजोनेंस एनर्जी बोल देना। और ध्यान रखना रेजोनेंस एनर्जी की किस सिस्टम से लिबरेट हो रहा है, तो लिबरेट होने का मतलब साइन हमेशा माइनस होगा, बट डिपेंड करता है सवाल क्या पूछा, द इंथैल्पी ऑफ रेजोनेंस एनर्जी, सॉरी द इंथैल्पी ऑफ रेजोनेंस, तो साइन माइनस लेंगे, बट केवल रेजोनेंस एनर्जी बोला तो डेफिनेशन ही ऐसा है कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट हुआ, वो केवल मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, वो डिफरेंस से कंपेयर करके देख सकते हैं। ठीक है, और कोई डाउट किसी को तो बताओ। 147। 147 हाउ मेनी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का मतलब होता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ऐसा हम कभी बताए भी थे शायद से, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, हाइड्रोजन एडिशन इंडेक्स। तो यहाँ पे टोटल एक रिंग प्लस 3 पाई बॉन्ड, टोटल 4 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, यहाँ एक पाई बॉन्ड 5वां, यहाँ एक पाई बॉन्ड 6ठा, यहाँ एक पाई बॉन्ड 7वां, उसके अलावा हमको 2 रिंग दिख रहा, और तुम लोग ढंग से देखो तो टोटल 2 रिंग का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है तुम लोग को, यहाँ पे एक यहाँ रिंग दिख रहा है और एक यहाँ रिंग दिख रहा है, तो 4 एक 5 एक 6 एक 7 और 2 9 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, 9 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है। और कोई डाउट? 152।
Question number 152. How many the most stable canonical structure of the given compound is of the given molecule is most stable canonical structure. Okay. यहाँ पे रिंग हमको एंटी एरोमेटिक दिख रहा, तो ये तो बिल्कुल नहीं बनना चाहेगा पहला चीज। यहाँ पे कार्बन 5 बॉन्ड बनाता दिख रहा, ये भी बिल्कुल आंसर नहीं होना चाहेगा। बचा पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन, तो इसमें नीचे वाला रिंग एरोमेटिक है, ऊपर वाला रिंग भी एरोमेटिक है, तो ये आंसर होना चाहिए बी ऑप्शन। बोल सकते हैं सर? तो पहले वाले में भी तो वो डबल बॉन्ड टूटेगा तो नहीं, नीचे पहले जाएगा तो वाले दोनों में डबल एरोमेटिक बॉन्ड नहीं, पहले वाले में डबल बॉन्ड टूट के कंपाउंड के बारे में नहीं पूछ रहा। सवाल ऐसा पूछा है कि कंपाउंड एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है। सवाल पूछा है कि कौन सा कैनोनिकल स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर तुम यही बोल रहे हैं ना कि ये वाला जो बनेगा टूटने के बाद वो एरोमेटिक है, इसलिए कंपाउंड एरोमेटिक है, यही बोल रहे हैं ना हम लोग। तो इन दोनों स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर किस नेचर का है, तो ये स्ट्रक्चर नॉन एरोमेटिक नेचर का है। रेजिनेटिंग स्ट्रक्चर पूछ रहा है, मॉलिक्यूल तो एरोमेटिक है, मॉलिक्यूल सारे स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन है। तो जैसे हम लोग ऐसा डिस्कशन किए थे, रेजिनेटिंग स्ट्रक्चर विद एरोमेटिक कैरेक्टर विल बी मोर स्टेबल, ऐसा डिस्कशन किए थे ना हम लोग। समझ गए सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 152 के अलावा और कोई डाउट? 163। अच्छा, हमको एक सवाल का जवाब चाहिए। तुम लोग डाउट नट पे क्वेश्चन क्यों नहीं सर्च करता? डाउट नट, ब्रेनली, गूगल क्यों नहीं सर्च करते हैं क्वेश्चन? बस ऐसे ही मेरा एक हमको यूजर एक्सपीरियंस जानना है, क्या रीजन है? उसमें बहुत गलत बताता है। उसमें बहुत गलत बताया हुआ। अच्छा, और नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, कभी कभी सर्च कर लेते हैं। कभी कभी सर्च कर हाँ लेते कभी हैं। कभी करते हैं। अच्छा, और ज्यादा प्रेफर किसको करेंगे, उसको सर्च करना या फिर हमसे डाउट पूछना? आपसे हाँ, मतलब मेरे से पूछने में एक फैक्टर एसोसिएटेड, एक गाली भी पड़ सकता है, तो कभी कभी लगता है कि सर्च ही कर लो, है ना? गलत भी तो आ सकती है। गलत भी आ कभी समझ में नहीं आता है। अच्छा, मेरा सवाल समझ नहीं आता है। नहीं सर्च में मतलब जो करते हैं उसमें समझ नहीं आता। अच्छा, वो लोग केवल सॉल्यूशन लिख देता है, वो लोग एक्सप्लेन नहीं करता है चीजों को। कैलकुलेशन भी नहीं दिखता है। हाँ, श्रुति को तो पता नहीं बहुत दिक्कत है, वो उसे बहुत यूज कर रखी है उस पोर्टल को, लगता है उसका इन एंड आउट उसको दिक्कत मालूम है। अच्छा, क्योंकि जैसे हमको एक चीज रियलाइज होता है कि लोगों के अंदर एक फियर फैक्टर है टीचर से पूछने में कि सर से पूछेंगे गाली सुनेंगे, बट अगर कोई टीचर अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है तो लोग प्रेफर करेंगे कि हम वहीं से डाउट पूछे। हम एक्चुअल में मेरा कुछ जगह पे बात चल रहा है, क्लास प्लस जो है या टीचमेंट है, ये सब जो भी स्टार्टअप्स हैं, वो उसमें से 2 लोग अप्रोच किए थे, वो मतलब हम लोग के कॉलेज के सीनियर लोगों का ही है। उसमें से 2 लोग अप्रोच किए थे हमको कि तुम काम करना चाहेगा क्या एज अ साइड प्रोजेक्ट, मतलब हम लोग को कंसल्टेंसी चाहिए कि स्टूडेंट्स को किन किन चीज़ों का प्रॉब्लम होता है, क्या क्या चीज़ें वो लोग चाहते हैं कि हो बट अभी भी मार्केट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो हम डाउटनेट वाला चीज़ बताए थे कि वहाँ पे सॉल्यूशन बना दिया है, एक्सप्लेन नहीं किया उसको। पता नहीं हमको उतना पसंद नहीं आया वो चीज़, तो स्टूडेंट लोगों से हम पूछ के एक बार देखेंगे, और टेस्ट पोर्टल हमको पसंद नहीं आता, तो इसीलिए पूछ रहे थे हम। खैर, कौन सा क्वेश्चन में डाउट था? 163 क्वेश्चन नंबर 163 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स ऑफ रोटेशन बैरियर अक्रॉस सी डबल बॉन्ड सी इज करेक्ट। रोटेशन बैरियर बोला है, मतलब डबल बॉन्ड जितना ज्यादा होगा रोटेशन बैरियर उतना हाई होगा। तो जैसे एक चीज सोच के देख सकते तो हैं क्या? स्टेरिक हिंड्रेंस भी तो होता होगा ना कि नहीं, ज्यादा होगा तो। स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर मत सोचा करना, वो हम लोगों के एक्सपर्टीज में नहीं है, हम लोग स्टेरिक हिंड्रेंस कंपेयर नहीं कर सकते, उसको अवॉइड करो। पहले वाले केस में डबल बॉन्ड दिख रहा, दूसरे वाले केस में रेजोनेंस होगा, तो रेजोनेंस होने से हम लोग का सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होगा, ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं। मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा। जितना सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर उतना ज्यादा इजीली रोटेशन होगा, तो बैरियर उतना ही कम होगा। थर्ड वाले केस में OCH3 प्लस एम शो कर रहा और यहाँ पे माइनस एम भी आ रहा, तो ऐसा हम लोग बॉन्ड लेंथ में कंपेयर किए थे, एक प्लस एम और एक माइनस एम, ये दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहा है, प्लस एम को माइनस एम सपोर्ट कर रहा है, तो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर और भी ज्यादा प्रोमिनेंटली आएगा। जितना सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर
हम लोग का बॉन्ड रोटेशन उतना इजी होगा, बैरियर उतना ही कम होगा। तो 3 में बैरियर सबसे कम, फिर 2 में, फिर 1 में, ऐसा हम लोग आराम से सोच सकते हैं। तो स्टेरिक हिंडर्स मत देखना, सर। कभी मत देखना। हाँ बोलो। सर नाइट्रोजन में मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना हो सकता है? 4, उसके प्लस वाले स्टेट में, मतलब +1 स्टेट में उसके। न्यूट्रल नाइट्रोजन है तो 3 हो सकता है मैक्सिमम, 4 नहीं हो सकता। और कोई डाउट क्वेश्चन नंबर 163 के अलावा? 176 179 9 9 से पहले भी कोई कुछ बोल रहा था। 176 176 क्वेश्चन नंबर 176 में which one of the following, sorry, which one is the most stable option in the following? कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? सेकंड ऑप्शन लीनियर कंजुगेशन। यहाँ पे ऐसा लीनियर कंजुगेशन दिखाई दे रहा, पहले में रेजोनेंस है बट क्रॉस कंजुगेशन है। दूसरे वाले केस में 177 ओके। क्वेश्चन नंबर 177 द मोस्ट रिएक्टिव अमाइन टुवर्ड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये भी सवाल कोई पूछा था ग्रुप में। बेसिक Yes, स्ट्रेंथ sir. कंपेयर करो, बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा तो उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड है बेसिकली और कुछ नहीं है। तो बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसमें होगा? तो जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन वाला पार्ट sp2 हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, क्योंकि रेजोनेंस में नहीं है। बट दूसरे वाले केस में हम लोग के पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, क्योंकि लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा। तीसरे वाले केस को छोड़ते पहले चौथे वाले केस में जाते हैं, यहाँ भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। और थर्ड वाले केस में sp2 हाइब्रिडाइजेशन तो है, लेकिन लोन पेयर का प्लस एम इफेक्ट है। तो हम एक मॉलिक्यूल शायद बताए थे तुम लोग को, ग्वानिडीन मॉलिक्यूल, उसमें sp2 हाइब्रिड नाइट्रोजन sp3 से ज्यादा बेसिक निकल के आता है, ऐसा स्ट्रक्चर बताए थे। कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और एक यहाँ पे NH2 का प्लस एम। तो प्लस एम की वजह से हम लोगों का बेसिक स्ट्रेंथ sp3 से भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसा आराम से सोचा जा सकता है। ठीक है, और कोई डाउट किसी को पूछना होगा तो बाद में पूछ So लेना। 188. 179 चलो ठीक है, मैं काम करता हूँ, फिर से एक मीटिंग का लिंक भेज देते हैं तुम लोगों को, अभी क्लास कंटिन्यू कर लेंगे। इसका रिकॉर्डिंग हाँ वैसे सर, कंप्लीट हो जाने दो। बहुत सारा हाँ डाउट ठीक है। है, डिस्कशन कर लेते हैं। हम भी 2 लास्ट क्लास ले नहीं पाए थे, तो इसका डिस्कशन का लिंक हम भेज देते हैं। थोड़ा 5 मिनट वेट कर लो, थोड़े रिकॉर्डिंग जो है वो उसको प्रोसेस होने में टाइम लगता है। ठीक है, 5 मिनट वेट कर लो।